यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेज साहब। आज हम बात करेंगे 2 अगस्त से लेके 5 अगस्त तक के बीच में, दैट मीन्स आज तक के बीच में क्या क्या नई नई चीज़ें हुई हैं उन सब के बारे में तो बात करेंगे ही करेंगे। साथ ही साथ आज है जो आपको एंड में क्लास तक ज़रूर बने रहिए, क्योंकि यहाँ पर आज आपको जो भी नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर स्पेशली इन इंडिया में, चाहे वो स्पोर्ट्स वे हो या पॉलिटिकल वे हो, क्या क्या नई नई अपॉइंटमेंट हुई हैं बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ हैं उनमें, तो वो सभी यहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बट उसके पहले आपके लिए कल की क्लास में एक क्वेश्चन दिया गया था, जो 1 अगस्त को क्लास हुई थी, उसमें क्वेश्चन दिया था आपको कि इसरो के चेयरमैन कौन है। तो इसरो के चेयरमैन है वी नारायणन। कौन है? 2025 में इसरो के चेयरमैन कौन है? वी नारायणन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, गोमती नगर रेलवे स्टेशन हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द फर्स्ट प्राइवेट रेलवे स्टेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। अभी ये रेलवे स्टेशन न्यूज़ में आया था कि जो गोमती नगर रेलवे स्टेशन है पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन बन गया है। अभी तक नहीं थे, ट्रेन बहुत ही प्राइवेट वे में चली गई थी, बट रेलवे स्टेशन भी प्राइवेट सेक्टर में चला गया है। वो कौन सा है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर उत्तराखंड। जो गोमती नगर रेलवे स्टेशन है ये अभी हाल फिलहाल में पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन बना है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर ये हुआ है? अभी उत्तर प्रदेश में। ऐसा दिस इज़ बेटर। तो उत्तर प्रदेश में पहला जो रेलवे स्टेशन, और इंडिया का भी हम बात कर सकते हैं, इंडिया का जो पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन बन गया है वो कौन सा है? गोमती नगर रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज़ फर्स्ट AI पावर्ड आंगनवाड़ी सेंटर इज़ इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट और सिटी। आपने अभी तक जो आंगनवाड़ी सेंटर देखे हैं वो तो वहाँ पे बोर्ड भी रहेगा, चाक, डस्टर, पेन, सब चीज़ें रहती हैं, बट इंडिया का पहला AI पावर्ड जो आंगनवाड़ी सेंटर है इसका इनॉग्रेशन कहाँ पे किया गया है? नागपुर में, इंदौर में, लखनऊ में कि बिहार में? तो ये इतना अच्छा काम किया गया है। AI पावर्ड जो आंगनवाड़ी सेंटर खुला है ये खुला है नागपुर में, महाराष्ट्र के नागपुर में। अब यहाँ पर जो भी चीज़ें, जो भी बच्चों को यहाँ पे चीज़ें ऐड की गई हैं वो इस तरीके से हैं कि नागपुर विलेज लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट AI पावर्ड आंगनवाड़ी। यहाँ पे इसकी फॉन्ट साइज थोड़ी सी आपको बढ़ा देते हैं ताकि प्रॉपर विजुअलाइज हो। तो नागपुर ने है जो महाराष्ट्र की जो नागपुर शहर है वहाँ के गांव में इस AI पावर्ड आंगनवाड़ी सेंटर को क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है। इसका इनॉग्रेशन किया है महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने। यहाँ पर कहा गया है कि अटेंडेंस रोज फ्रॉम 10 to over 25 चिल्ड्रन इन अ मंथ होगा। डिजिटल टूल्स यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं, VR बोर्ड हैं, स्मार्ट बोर्ड्स हैं, टैबलेट्स हैं, वाईफाई यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पर नागपुर के पास का एक छोटा सा गांव है, बट यहाँ पर हमारे देश का है जो पहला, हमारे इंडिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पावर्ड AI जो जनरेटेड है जो आंगनवाड़ी सेंटर बन गया है। बधमना विलेज, गांव का नाम याद रखिए, बधमना विलेज, जो कि नागपुर से 18 किलोमीटर की दूरी पर है। फिर यहाँ पर What is the name of the third ship of the Nilgiri class Project 17A recently delivered to the Indian Navy? हाल ही में अभी भारतीय नौसेना को सौंपे गए नीलगिरी श्रेणी के तीसरे जहाज का नाम क्या है? नीलगिरी श्रेणी की जो तीसरी जहाज है वो कौन सी है? ऑप्शन में है शिवालिक, फिर है यहाँ पर हिमगिरी, शिव शक्ति या फिर कावेरी। जो नीलगिरी क्लास की जो शिप है, क्या है? इंडियन नेवी के पास इसकी क्या है? शिप है। तो यहाँ पर ये जो अभी रिसेंट में इंडियन नेवी को सौंपी गई है कौन सी है? क्या नाम है इसका? नीलगिरी क्लास की जो प्रोजेक्ट 17 अल्फ़ा फ्रिगेट्स की, यहाँ पे प्रोजेक्ट 17 का यहाँ पर ए का मतलब क्या है? अल्फ़ा फ्रिगेट्स है। तो यहाँ पर इसकी जो जहाज़ सौंपी गई हैं अभी हाल फिलहाल में इंडियन नेवी को, उसका नाम है हिमगिरी। क्या नाम है? हिमगिरी। और इसको बनाया किसने है? वही सैम बिल्डर ने जिन्होंने लास्ट टाइम भी बनाया था। और इसकी अलग अलग कैटेगरी की और भी शिप हैं, लेकिन अभी रिसेंट में जो शिप हैंडओवर की गई इंडियन नेवी को वो कौन सी है? वो है हिमगिरी यार्ड, जो कि गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने बनाई है। और यहाँ पे इसको अभी रिसेंट में
भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर, विच स्टेट हैज़ बिकम द इंडियाज फर्स्ट इन इंडिया टू लॉन्च सबेटिकल लीव स्कीम फॉर इट्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अभी हाल फिलहाल में कौन से राज्य सरकार ने अपने सरकारी कर्मचारियों के लिए सबेटिकल अवकाश योजना शुरू की है? असम ने, उत्तराखंड ने, सिक्किम ने कि उड़ीसा में? ये इतना अच्छा काम किया गया है कहाँ पर? सिक्किम गवर्नमेंट ने। सिक्किम की जो सरकार है वहाँ पर ये स्कीम अभी लॉन्च की गई है। यहाँ पर एज पर दैट स्कीम का नाम क्या है? सबेटिकल लीव स्कीम। नाम याद रखिए। ये कहाँ की स्कीम हो गई? ये हो गई सिक्किम की स्कीम। एक राज्य सरकार की स्कीम है, सिक्किम राज्य सरकार की स्कीम। तो यहाँ पर औपचारिक विश्राम योजना भी कह सकते हैं आप इसको। तो इंडिया का ये पहला स्टेट बन गया है कि जहाँ पर 2023 में कम से कम 5 वर्षों की निरंतर सेवा की हो, मतलब एटलीस्ट आपकी सर्विस के लिए इन सर्विस आपके 5 साल हो गए हों, और आपको आपकी जो मूल वेतन है, बेसिक सैलरी है, उसका 50% के साथ आपको 365 दिन से लेके 1080 दिनों तक की छुट्टी ले सकते हैं। से हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो भी सिक्किम गवर्नमेंट में काम कर रहा हुआ सरकारी कर्मचारी है, यदि उसकी सर्विस को 5 साल का समय हो गया है, रेगुलर सर्विस में कम से कम 5 साल का समय हो गया है, और वो चाहे तो कम से कम 365 दिन से लेके 1080 दिनों तक की छुट्टी ले सकता है। साथ में आपकी 50% सैलरी भी आपको मिलेगी जो आपकी बेसिक वेतन है। लेकिन यदि गवर्नमेंट को, आपकी राज्य सरकार को, सिक्किम सरकार को आपकी ज़रूरत पड़ती है तो आपकी उन छुट्टियों के पहले ही आपको 1 महीने पहले नोटिस दे के वापस भी बुलाया जा सकता है। बट ऐसी गवर्नमेंट में ऐसी स्कीम होनी चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पर, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च द वुमेन लेड कॉर्पोरेटिव स्कीम? स्वयं शक्ति सहाकर योजना एंड नंदिनी सहाकर योजना। तो अभी किस संगठन ने महिलाओं के नेतृत्व वाली सहकारी योजनाएं जस्ट लाइक स्वयं शक्ति सहकार योजना और नंदिनी सहकार योजना की शुरुआत की है? नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट नीति आयोग ने की, नाबार्ड ने मतलब नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट ने, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने? तो यहाँ पर अभी इसकी शुरुआत की है नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने, NCDC ने ये अभी शुरुआत की है कि जो भी महिलाओं के संगठन है, वुमेन लेड कोऑपरेटिव स्कीम है, क्योंकि यहाँ पर सहकारी योजना है, स्वयं शक्ति सहकार योजना और नंदिनी सहकार योजना। तो ये अभी स्कीम लाया है कौन? नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इसके तहत जो राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम है, NCDC है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो भी महिलाएं हैं, जो भी स्वयं शक्ति सहकार योजना का लाभ उठाने वाली महिलाएं हैं, यहाँ पर उनके लिए जो भी यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गए, जो स्वयं सहायता समूह होते हैं वो हो गए, यहाँ पर एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी हो गई, यहाँ पर साथ में डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक हो गए, उन सभी को इस स्कीम का लाभ मिलेगा। कि जो राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने जो महिलाओं नेतृत्व वाली जो यहाँ पे स्कीम है, सहकार योजना स्कीम, नंदिनी सहकार स्कीम और स्वयं शक्ति सहकार स्कीम, तो महिलाओं को कोऑपरेटिव, उसमें महिलाओं को जो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि एक सबल बनाने के लिए, सक्षम बनाने के लिए जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, तो वहाँ पर जो स्वयं सहायता समूह है, या फिर कम लागत में, या फिर आपको ये कह सकते हैं कि कम ब्याज पर है जो अमाउंट प्रोवाइड करवाया जाएगा, तो ये सब इनके लिए यहाँ पे हेल्पफुल रहेगा। फिर यहाँ पर ब्लू बर्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट इज़ डेवलप्ड बाय विच कंट्री? तो ब्लू बर्ड कम्युनिकेशन एक सैटेलाइट है, किस देश ने बनाया है? यूनाइटेड स्टेट ने, फ्रांस ने, चाइना ने कि रसिया में? अभी ये हाल फिलहाल में न्यूज़ में आया है क्योंकि इंडिया ने इसका इस्तेमाल किया है साथ में मिलकर। तो यहाँ पर ये सैटेलाइट बनाई है USA ने, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने इसको बनाया है। और यहाँ पर देखिए इसरो ने साथ में मिलके यहाँ पे क्या किया है, जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, प्लान्स टू लॉन्च द ब्लॉक 2 ब्लू बर्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट इन 3 to 4 मंथ। इंडिया ने अभी प्लान किया है कि इसरो जो एजेंसी है, इंडिया की स्पेस एजेंसी, कि 3 से 4 महीने में उनको ब्लॉक 2 जो ब्लू बर्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च करनी है। बट यहाँ पर ये US बेस्ड
क्या है, सैटेलाइट है, जिसको बनाया किसने है, यूएसए ने बनाया है, बट इसको लॉन्च किया गया है कहाँ से, जो अपकमिंग इंडिया बनाएगा इसको लॉन्च किया जाएगा कहाँ से, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। तो यहाँ पर अभी इसका नाम इसलिए न्यूज़ में आया है कि ये जो हमारा निसार प्रोग्राम है, इसरो और नासा ने मिलके जो अभी निसार प्रोग्राम लॉन्च किया था, इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार है, जो NISAR इसका नाम क्यों रखा गया, जस्ट बिकॉज N रिप्रेजेंट द नासा, ISAR मतलब इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, यहाँ पर जो कि 30 जुलाई को GSLV रॉकेट की सहायता से इसको लॉन्च किया गया था। तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये भी न्यूज़ में आपका आ गया है। ब्लू बर्ड सैटेलाइट बनाया है किसने, अमेरिका ने। फिर यहाँ पर नाहरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट, ये भी अभी न्यूज़ में आया है। क्यों आया है नाहरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और ये है कहाँ पर, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, राजस्थान में कि गुजरात में। नाहरगढ़ आप नाम से समझ सकते हैं कि राजस्थान का है, कहाँ का है, राजस्थान का। आपने नाहरगढ़ फोर्ट के नाम से सुना होगा। तो जो नाहरगढ़ फोर्ट है वहीं पर ये नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य भी है। यहाँ पर न्यूज़ में इसलिए आया है कि जो अभ्यारण्य एरिया है वहाँ पर विदाउट गवर्नमेंट की परमिशन के, जो राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड है उसकी मंजूरी के बिना ही, और जो यहाँ पर अधिनियम है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 26A का उल्लंघन किया गया, क्योंकि वहाँ पे बाउंड्री वगैरह बनवाई जा रही थी, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया जा रहा था। तो यहाँ पर इसीलिए अभी न्यूज़ में आया है। कहाँ पर है, ये है राजस्थान में। अब यहाँ पर जो एक फोर्ट है नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, तो यहाँ पर है ही साथ यहाँ पर है नाहरगढ़ फोर्ट भी है, जिसकी स्थापना किसने की थी, संस्थापक कौन थे, महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय कौन थे, जिन्होंने 18वीं शताब्दी में इस किले को बनवाया था, नाहरगढ़ किले को और नाहरगढ़ फोर्ट को। फिर यहाँ पर हु वॉज ऑनर्ड विद द 43 लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड 2025। तो लोकमान्य तिलक अवार्ड है, 43वां लोकमान्य तिलक अवार्ड है। ये कब दिया, किसके लिए दिया गया है अभी 2025 में, नितिन गडकरी जी को, राजनाथ सिंह को, पीयूष गोयल को या अमित शाह को। तो यहाँ पर ये जो अवार्ड है नेशनल वे पर कोई भी डेवलपमेंट के लिए यदि अच्छा काम करता है उसको दिया जाता है। तो अभी ये अवार्ड दिया गया है नितिन गडकरी जी को। किसको दिया गया है अवार्ड, ये अवार्ड अभी रिसीव किया है किन्होंने, नितिन गडकरी जी को ये अवार्ड है जो दिया गया है, जो 43वां लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार है, नितिन गडकरी जी को दिया गया है। और यहाँ पर इसकी जो शुरुआत हुई थी 1983 से की गई थी। 1983 में तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। और ये पुरस्कार है, जो अवार्ड है, जो हर साल 1 अगस्त को है, जो क्योंकि लोकमान्य तिलक जी की पुण्यतिथि रहती है उसी दिन, तो उसी दिन ये अवार्ड है जो दिया जाता है। और उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने राष्ट्र की प्रगति और विकास में असाधारण योगदान किया हो। क्लियर है। नेक्स्ट है यहाँ पर, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द नेशन वाइड इनिशिएटिव अंडर विच द तेलंगाना गवर्नमेंट रेस्क्यूड ओवर 7,600 चिल्ड्रन रिसेंटली। अभी रिसेंट में तेलंगाना सरकार ने 7,600 बच्चों को रेस्क्यू किया है। क्या किया है, 7,600 बच्चों को रेस्क्यू किया है। तो यहाँ पर एक किस स्कीम के तहत इन बच्चों को रेस्क्यू किया गया है, ऑपरेशन सुरक्षा, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन चाणक्य या फिर ऑपरेशन मुस्कान 11। तो यहाँ पर ये जो प्रोग्राम है, क्या है, ये जो प्रोग्राम है ये लॉन्च किया गया था बच्चों की सेफ्टी के लिए। और एज़ पर दैट ऑपरेशन मुस्कान 11 के अभी जो यहाँ पर तेलंगाना सरकार है उन्होंने 7,600 बच्चियों को क्या किया है, जो भी अलग अलग जगह पर फंसी हुई थी या फिर हम ये कह सकते हैं कि अलग अलग तरीके के धंधों में पहुंच चुकी थी, तो वहां से इनको निकाला गया है, जिसमें क्या थे 7,600 बच्चे थे। और 1 महीने तक चला ये अभियान, जो कि 30 जुलाई को समाप्त हो गया है। और यहाँ पर इसका नेतृत्व महिला सुरक्षा शाखा के द्वारा किया गया था। और ये महिला बाल विकास, बाल कल्याण विभाग, श्रम विभाग और स्वास्थ्य अधिकारियों के द्वारा इसको चलाया गया था। तो यहाँ पर बचाए गए बच्चों में 529 लड़कियां भी शामिल थीं। ये भी यहाँ पे ध्यान दीजिए, 7,600 टोटल बच्चे यहाँ पे बचाए गए हैं ऑपरेशन मुस्कान 11 स्कीम के तहत।
फिर है यहाँ पर व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड कैंसर डे 2025? विश्व कैंसर दिवस की थीम क्या थी 2025 में? डिबंक द माइथ्स, क्लोज द केयर गैप, यूनाइटेड बाय यूनिक, या फिर वी कैन आई कैन। तो हर साल हम फरवरी 4 को मतलब फरवरी 4 को एवरी ईयर विश्व कैंसर दिवस के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं। कैंसर क्यों होता है उसकी अवेयरनेस को क्रिएट करने के लिए। और इस बार की थीम क्या थी? यूनाइटेड बाय यूनिक। क्या है? यूनाइटेड बाय यूनिक। तो हर साल हम 4 फरवरी को कैंसर के रिगार्डिंग अवेयरनेस फैलाने के लिए कि कैसे बच सकते हैं, कैसे ट्रीटमेंट होगा, कैसे इसको डिटेक्ट कर सकते हैं, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे बताई जा सकती हैं। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2000 से। सन 2000 से मतलब अभी आज इस साल हम बात करें तो टोटल 25 साल इस चीज़ के लिए हो गए हैं। और इसकी शुरुआत किसने की थी? यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल ने, UICC ने इसकी शुरुआत की थी। और इस बार की थीम रखी गई थी यूनाइटेड बाय यूनिक। फिर है यहाँ पर क्वेश्चन, वेयर वर द 2025 अंडर-17 वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप हेल्ड, वेयर इंडियन वुमेन रेसलर वॉन 5 मेडल। 2025 में क्या है? 2025 में जो अंडर-17 है, जो विश्व कुश्ती चैम्पियनशिप कहाँ आयोजित किया गया था, और इसमें इंडियन महिलाओं ने 5 पदक भी जीते थे वुमेन रेसलर ने। टोक्यो में, एथेंस, न्यू दिल्ली या फिर बुडापेस्ट में। तो ये जो 2025 का अंडर-17 वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप हुआ था एथेंस में, ग्रीस के एथेंस में। कहाँ पर? ग्रीस के एथेंस में हुआ था 28 जुलाई से 3 अगस्त तक। कहाँ पर? ग्रीस के एथेंस जो सिटी है, ग्रीस तो देश हो गया, अब वहाँ की कैपिटल क्या है? एथेंस है। तो वहाँ पर एक प्रतियोगिता हुई थी 2025 में। कब? 28 जुलाई से 3 अगस्त तक यहाँ पे चली थी। तो यहाँ पे आपको याद रखना है। और इंडिया की जो इंडिया ने टोटल यहाँ पे 5 है जो मेडल जीते थे। 2 गोल्ड मेडल जीते थे किसने? रचना ने 43 kg की कैटेगरी से, अश्विनी बिश्नोई ने 65 किलोग्राम की कैटेगरी से जीते थे। 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इसीलिए अभी न्यूज़ में आ गया कि टोटल 5 मेडल है जो रेसलिंग में ही जीते हैं। किसने? रचना ने 2 गोल्ड मेडल, अश्विनी बिश्नोई ने 65 किलोग्राम की कैटेगरी से 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल। टोटल 5 मेडल यहाँ पे जीते गए हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, विच 2 इंडियन एथलीट्स वर सिलेक्टेड एज द फ्लैग बियरर फॉर इंडिया इन द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ 2024 पेरिस पैरा ओलंपिक गेम्स। तो यहाँ पर 2024 में जब पेरिस पैरा ओलंपिक गेम्स हुए थे, तो यहाँ पर भारत की तरफ से फ्लैग बियरर कौन खिलाड़ी बनी थी? कृष्णा नागर एंड अजीत सिंह, मनीष नारवाल एंड अवनी लेखरा, सुमित अंतिल एंड भाग्यश्री जाधव, योगेश कथुनिया एंड निषाद कुमार। तो जो भारत की तरफ से फ्लैग बियरर बने थे 2024 के पेरिस पैरालंपिक गेम में, वो थे सुमित अंतिल एंड भाग्यश्री जाधव। नाम याद रखें, आपको एग्जाम में आ सकता है। अब जो 2024 में जो 28 अगस्त 2024 को जो पेरिस पैरालंपिक की जो ओपनिंग सेरेमनी हुई थी, तो वहाँ पर सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव हैं जो फ्लैग बियरर बने थे इंडिया की तरफ से। और ये जो 17वां समर पैरालंपिक था जो कि पेरिस में हुआ था 28 अगस्त से 8 सितंबर तक चला था, 2024 में हुआ था। और यहाँ पर आपको याद रखना है कि बहुत सारे जो मेडल भी यहाँ पे अचीव किए गए थे। फिर हमारा क्वेश्चन, रिसेंटली हु बिकम द फर्स्ट फीमेल नेशनल रेसिंग चैम्पियन फ्रॉम इंडिया। आपने सुना है कि महिलाएं कार चलाती हैं बट चैम्पियन नहीं बन सकती, बट ऐसा हो गया है। इंडिया की जो महिलाएं हैं कुछ भी कर सकती हैं। हमारी जो इंडियन महिलाएं हैं वो कुछ भी कर सकती हैं और इन्होंने कर दिखाया है। वो कौन है? प्रियंका कश्यप, डायना पुंडोले, ऐश्वर्या पिस्से या फिर पिप्पा मान। तो अभी ये इतना अच्छा काम किया है डायना पुंडोले ने। डायना पुंडोले ने ये अभी इंडिया की पहली नेशनल रेसिंग चैम्पियंस हैं जो बन गई हैं। ये देखिए, ये रही यहाँ पर जो चैम्पियनशिप हुई थी, नेशनल कार रेसिंग चैम्पियनशिप MRF की तरफ से चेन्नई में। तो यहाँ पर ये डायना पुंडोले हैं जो ये क्या बन गई हैं? विनर बन गई हैं और भारत की ये पहली महिला हैं। फिर है यहाँ पर, हु वॉन द 61st नेशनल चेस चैम्पियनशिप।
61वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती? डीगो केस को सब लोग जानते हो, इंटरनेशनल लेवल पर जीते हैं। अभी नेशनल की बात की जा रही है, मतलब इंडिया में ही ये कौन जीत गया है? नीलसा शाह, सूर्य शेखर, कार्तिक वेंकटरमन या फिर विक्रांत सिंह। तो अभी 61वां नेशनल चेस चैंपियनशिप हुआ था और यहाँ पे विनर बने हैं कौन? कार्तिक वेंकटरमन। कौन बने हैं? कार्तिक वेंकटरमन, जो कि कहाँ के? आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। 61वीं चेस चैंपियनशिप प्रतियोगिता गुरुग्राम में हुई थी, वहाँ पर इन्होंने क्या किया है? ये इन्होंने जीता है। नेक्स्ट है यहाँ पर, वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट ग्लास ब्रिज इनॉग्रेटेड? तो भारत का पहला ग्लास ब्रिज कहाँ पर है? कोची केरला में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, कन्याकुमारी तमिलनाडु या पोरबंदर गुजरात। तो मैं बता दूं, भारत का पहला ब्रिज वो भी ग्लास का, कांच का, और बना कहाँ पर है? समुद्र के ऊपर बनाया गया है और ये बना है कन्याकुमारी में। ये जो विवेकानंद जी का स्टैचू है यहाँ पर, रॉक मेमोरियल है, और तिरुवल्लुर का जो स्टैचू है, उस दोनों को बीच में मिला के बनाया गया है, जो कि 37 करोड़ की लागत से बनाया गया है। तमिलनाडु सरकार ने यहाँ पर इसका इनॉग्रेशन किया था। तमिलनाडु के जो सीएम है, MK स्टालिन, इन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया था। और यहाँ पर इसका जो मेन मकसद है, क्योंकि इंडिया में अलग अलग तरीके के नावाडेज ब्रिज बनते जा रहे हैं, बट समुद्र के ऊपर तो पहला जो सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज बना है, जो ओपन हो जाता है वर्टिकल ब्रिज, वो कहाँ पे बना है? वो भी तमिलनाडु में, पम्बन ब्रिज है जो 2 किलोमीटर के एरिया में है। अब यही भी तमिलनाडु में ही बन गया है, कहाँ पर? कन्याकुमारी में। क्लियर है? नेक्स्ट है यहाँ पर, विच स्टेट इज़ द होस्ट ऑफ नेशनल सरस मेला 2025? तो राष्ट्रीय सरस मेला 2025 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? कर्नाटक, केरला, महाराष्ट्र या फिर गुजरात। तो यहाँ पर इसकी मेजबानी कौन करेगा? सारस मेला। तो यहाँ पर ये इसका आंसर आप देंगे, जो लास्ट का क्वेश्चन है। अब आज हम बात करेंगे कुछ नेशनल इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स के बारे में, जो कि इस साल हुई हैं 2025 में, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो अपॉइंटमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस में हुई हैं, मतलब जो अपॉइंटमेंट यहाँ पे हमारे ऑफिस में हुई हैं, वो देखते हैं। सरकार की बड़ी बड़ी जो पोजीशन होती हैं, पहले तो CJI ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि भारत के 52 नंबर के, क्या है? 52 नंबर के CJI आपसे पूछें तो वो कौन है? भूषण रामकृष्ण गवई। क्या है यहाँ पर? R गवई भी नाम आप रख सकते हैं, याद रख सकते हैं, पूरा नाम याद रखिए। भूषण रामकृष्ण गवई हैं, जो 52वें नंबर के CJI बन गए हैं 14 मई 2025 से। फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये भी बदल गए, जो कि 26वें नंबर के हैं। कौन है? ज्ञानेश कुमार, जो कि 26 चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का पद खाली है 21 जुलाई 2025 से, याद रखिए। अभी रिसेंट में इंडिया में कोई भी वाइस प्रेसिडेंट नहीं है। क्लियर? RBI के नए गवर्नर कौन बन गए हैं? संजय मल्होत्रा। कौन बने हैं? संजय मल्होत्रा यहाँ पर RBI के गवर्नर हैं। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे कि गवर्नमेंट के जो सेक्रेटरीज हैं, तो यहाँ पर जो आपको 4 पोजीशन बताई गई हैं, इनमें से चारों भी एग्जाम में आ जाती हैं और एक तो पक्की है। CJI तो आते ही आते हैं और RBI के गवर्नर आपको एग्जाम में बहुत आते हैं। फिर हम बात करेंगे गवर्नमेंट में, तो गवर्नमेंट में क्या क्या चीज़ें नई नई, जैसे रेवेन्यू सेक्रेटरी की बात करें तो ये बन गए हैं अरविंद श्रीवास्तव। पहले PM ऑफिस में एडिशनल सेक्रेटरी थे, बट नाउअडेज ये रेवेन्यू सेक्रेटरी बन गए हैं। कब से? 18 अप्रैल 2025 से। क्लियर? एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी कौन बन गए हैं? बुमलू मनंग बुआलन, जो कि यहाँ पर नए सेक्रेटरी के तौर पर अपॉइंट हुए एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी में। पहले सिविल एविएशन सेक्रेटरी थे। फिर सिविल एविएशन के पहले कौन थे? बुमलू मांग थे, बट अभी बदल के समीर कुमार यहाँ पर आ गए हैं। क्लियर? फिर हम बात करेंगे सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स की, तो यहाँ पे पल्लवी जैन गोबेले यहाँ पे बन गई हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, तो संतोष कुमार सारंगी। तो इनने जो यहाँ पे आपको दिए गए हैं 3, 4, 5 में से आपको एग्ज़ाम में रेवेन्यू के आ सकते हैं और सिविल एविएशन के आ सकते हैं, बट याद पूरे रखना है।
फिर आपके यहाँ आरबीआई के डिप्यूटी गवर्नर कौन है? तो आरबीआई के डिप्यूटी गवर्नर कौन है? डॉक्टर पूनम गुप्ता। कौन है? डॉक्टर पूनम गुप्ता। पहले इन्होंने किसकी पोस्ट पे काम किया? डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल काउंसिल की पोस्ट पे काम किया, बट नाउअडेज आरबीआई की डिप्यूटी गवर्नर है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है? केशवन रामचंद्रन। कौन है? केशवन रामचंद्रन, जिन्होंने जुलाई 2025 को ही यहाँ पर अपॉइंटमेंट ली है इनकी। फिर रॉ चीफ, रॉ के अभी नए चीफ बने हैं आईपीएस ऑफिसर पराग जैन। ये नाम आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज से। रॉ चीफ अभी कौन है? पराग जैन, जो कि जुलाई 2025 में ही इनकी अपॉइंटमेंट हुई है। एयर ऑफिसर इंचार्ज एडमिनिस्ट्रेशन एट एयर हेडक्वार्टर में तो कौन बने? श्रीधर शिव कुमार, जो जुलाई 2025 को इन्होंने भी यहाँ पे अपॉइंटमेंट ली है अपनी। फिर यहाँ पर प्रेसिडेंट खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया। खो खो आपने देखा होगा, खेल खेला है, स्कूल टाइम में बहुत खेला है। तो ये जुलाई 2025 में ये भी इन्होंने नए हैं जो री इलेक्टेड मेंबर बने हैं। कौन? सुधांशु मित्तल, खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं। फिर है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ सेबी। सेबी जो शेयर मार्केट वगैरह होता है, गलत तरीके से यहाँ पे पैसा वगैरह इधर का उधर ना हो, तो सेबी ये काम करती है। तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं सेबी के कौन? सुनील जयवंत कदम, जो कि जुलाई 2025 को ही बने हैं। एलआईसी के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ, तो सीईओ कौन बने हैं? आर डोराईस्वामी, एमडी भी हैं ये, और क्या है? सीईओ भी हैं। यूएनएससी के प्रेसिडेंट कौन है? आसिम इफ्तियार अहमद। कौन है? आसिम इफ्तियार अहमद। फिर कॉमनवेल्थ यूथ पीस एम्बेसडर तो सुकन्या सोनोवाल बनी है। कौन है? सुकन्या सोनोवाल। नेक्स्ट हम बात करेंगे आरबीआई के जो सीईओ ऑफ रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, तो ये हैं साहिल किनी, ये भी जुलाई में ही आए हैं। कमांडर इन चीफ ऑफ अंडमान निकोबार में तो कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल दिनेश सिंह। फिर सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, तो यहाँ पर हैं अजय सेठ, जो कि पहले आईएएस रहे हैं, और इन्होंने भी जून 30, 2025 से यहाँ पे आए हैं। फिर नेशनल मेडिकल कमीशन, तो ये है कौन है? अभिजीत सेठ, डॉक्टर अभिजीत सेठ। कौन बने हैं अभी यहाँ पर? चेयरमैन है नेशनल मेडिकल कमीशन के। फिर आता है सुप्रीम कोर्ट के जज। सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं 10 मार्च 2025 को यहाँ पर जज बनाए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो कौन है? जॉय माल्या बागची। सुप्रीम कोर्ट ने 10 मार्च 2025 को जो वहाँ के जज बने हैं, पहले कौन थे? जस्टिस जॉय माल्या बागची बने हैं, जो कि मई 2031 तक अपना कार्यकाल संभालेंगे। इंडियन एम्बेसडर कहाँ पर? स्वीडन में, देश है जो स्वीडन, वहाँ पर है अनुराग भूषण, नए एम्बेसडर हैं। चेयरमैन डीआरडीओ एंड सेक्रेटरी के तो कौन है? डॉक्टर समीर वी कामत। इंडियन एम्बेसडर ऑफ अर्जेंटीना के लिए तो यहाँ पे हैं अजनीश कुमार। कौन है? अजनीश कुमार। तो ये थी नेशनल इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट, इंडिया में तो हुई साथ में अलग अलग देशों के लिए भी इंडिया की तरफ से अपॉइंट किए गए जैसे एम्बेसडर होते हैं। तो यहाँ पर ये थी जनवरी 2025 से लेके अगस्त 2025 तक, 5 अगस्त तक जो भी नई नई चीज़ें अपॉइंट की गई हैं। आई होप सो कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो। कोई आपके डाउट वगैरह रह जाते हैं तो आप बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर।